तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। और हाँ, अपनी जो है यूपीएसआई की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ये पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर लेंगे साहब। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स पे थोड़ा थोड़े दो दो चार चार लाइन की वार्ता करते हुए आप लोगों को आज अवगत कराएंगे कि साहब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट के बाद में जो है, जब ये पब्लिक इंटरेस्ट शब्द आया, यानी कि जनहित, यानी कि भाई सभी लोगों का आपको हित करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, यानी कि किसी भी रिलीजन का हो, एनी कास्टिज्म, किसी भी जाति का हो भाई, क्योंकि हम तो राज्य का पार्ट है ना। और राज्य क्या है साहब, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि साहब अनुच्छेद 12 यानी कि भारत के जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पवित्र और आदर्श पुस्तक है, उसके आर्टिकल 12 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। तो राज्य के हम लोग पार्ट हैं, तो हमारे लिए तो साहब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के, मान के चलिएगा साथियों, मैं क्या बोलूं, मतलब एवरी पर्सन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका हित ही जो है वो सर्वोपरि है। उसका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदन किसी भी रूप में नहीं कर सकते, इस लाइन को बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो साहब अब बात कर लेते हैं उसी पॉइंट पर कि साहब पहले क्या था, लोकस स्टेंडी एक वर्ड मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मतलब न्यायपालिका में जो हमारे ज्यूडिशरी सिस्टम में क्या था कि इस सिद्धांत का पालन होता था। तो लोकस स्टेंडी वर्ड का मतलब जो था वो ये था कि केवल जो है प्रभावित व्यक्ति साहब न्याय के लिए माननीय न्यायालय में जा सकते थे। लेकिन अब चूंकि जनहित के विषय हुए और जनहित में बहुत सारे एक लोग प्रभावित हुए या व्यवस्था प्रभावित हुई, तो धीरे धीरे करके ये आवश्यकता पड़ी कि साहब जरूरी नहीं है कि साहब वही व्यक्ति न्यायालय में जाए कि जो प्रभावित है। तो क्या किया जाए, बोले साहब स्वयं के कुछ जस्टिस के अपने व्यक्तिगत विचार रहे, उन्होंने कहा कि अगर जनहित में भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना, कोई भी याचिका या कोई भी ऐसी घटना नॉलेज में आती है जिस पर विचार करना, सुनवाई करना या कंसीडरिंग करना मस्ट है, तो स्वतः संज्ञान भी एक वर्ड आ गया साहब, स्वतः संज्ञान लिया गया। सेल्फ कॉन्सिडरेशन की बात भी कर लेते हैं साहब, स्वतः संज्ञान लिया गया इस पर, मतलब स्वयं हमारी जो न्यायपालिका है वो उस पर जो है संज्ञान ले सकती है, विचार कर सकती है। तो उसी के ही अनुक्रम में ये पीआईएल है साथियों। और इसका जो विचार है, इस पर थोड़ा सा बेसिक जानकारी करते हैं। तो बेसिक में इसका क्या आप लोग समझेंगे कि 1979 में एक केस हुआ, हुसैन आरा खातून बनाम जो है सेक्रेटरी यानी कि सचिव बिहार राज्य। बात क्लियर है, यानी कि स्टेट पार्टी बनता है तो उसमें सेक्रेटरी से लेकर के होम से रिलेटेड है, होम सेक्रेटरी, पुलिस से रिलेटेड है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और स्टेट राज्य, इनको सबको वर्सेस में पार्टी बनाया जाता है। जब आप सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो आप उसको ड्राफ्टिंग को समझेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा होता है कि इन इन लोगों को पार्टी बनाया गया, तो उसमें वर्सेस यानी कि बनाम शब्द का यूज होता है। तो 1979 में एक जो है हुसैन आरा जी हैं, ये एक तरीके से कैदी है, जेल में है। और एक तरीके से इनके साथ क्या हो रहा है साथियों कि जो है बहुत सारे लोग जेल में हैं ऑलरेडी। अब बेल के पॉइंट पे यानी कि जमानत के पॉइंट पे अगर आर्थिक रूप से मजबूत स्ट्रांग नहीं है कभी कभी जो है, और जमानत लेने वाले व्यक्ति भी नहीं है, या उनको लीगल जो है एड यानी कि सहायता नहीं मिल पा रही है, और इसी कारण से अगर वो मान के चलिएगा जेल के अंदर का मतलब यानी कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन है, यानी कि वो जेल का मतलब जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में है। तो साथियों प्रैक्टिकली अभिरक्षा यानी कि कस्टडी जो है वो दो प्रकार की है, पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा।
तो पुलिस अभिरक्षा तो फंडामेंटल राइट्स आप लोग ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि ओनली 24 आवर यानी कि 24 घंटे की ही पुलिस अभिरक्षा होती है। तो पुलिस को किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रखने का जो राइट्स है वो 24 घंटे का 24 आवर का है। और इसके बाद में साथियों जो है उसको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश करना पड़ता है और माननीय न्यायालय फिर उसको बेल दे दे या फिर अपनी जुडिशियल कस्टडी में यानी कि न्यायिक अवरक्षा में वारंट बना करके भेजता है। वो जुडिशियल वारंट होता है, उसके माध्यम से जो है फिर वो बंदा जेल में जाता है। तो किस कस्टडी में है? वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो ये जो जजमेंट आया ये 1979 का है, यानी कि हुसैन आरा खातून बनाम जो है बिहार राज्य। इसमें क्या किया गया साथियों कि जो 40,000 यानी कि 40,000 कैदी थे ये एक ही जजमेंट में रिलीज कर दिए गए। और ये जो है जनहित याचिका दायर की थी, एक लॉयर हैं आदरणीय और सम्माननीय कपिला हिंगोरानी जी हैं। आगे वाले पेज पे जो है विस्तृत उनके बारे में जानकारी भी करेंगे थोड़ी सी। तो उनके द्वारा ये जनहित याचिका जो थी माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई और जिस पीठ ने सुना, जिस बेंच ने सुना, उसमें जो है आदरणीय जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती यानी कि पीएन भगवती जी और जस्टिस बीआर कृष्णा अय्यर जी, ये केरल के रहने वाले थे। और भगवती जी जो है, आदरणीय भगवती जी जो है वो गुजरात के रहने वाले थे। 17वें मुख्य न्यायाधीश रहे। तो साथियों आप इस चीजों को समझ रहे होंगे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ भी रखा होगा। हमारा मकसद ये है कि एग्जाम में आपको बार बार वो चीजें सोचनी ना पड़े, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपके दिमाग में आ जाए कि कहीं पीएन भगवती जी के स्थान पे कहीं प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल इस तरीके से लिखा गया अगर सर का नाम, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये चीजें तो बेसिक है ना, तो ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। कहीं बुक का नाम आ जाए, बोले चलिएगा सर, अय्यर सर की किताब है कि बुक वॉन्डरिंग इन मैनी वर्ल्ड, बुक वॉन्डरिंग इन मैनी वर्ल्ड, उन्होंने एक बुक लिखी। तो आप इस चीज को अब धीरे धीरे करके समझ रहे होंगे। कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं साथियों। तो जो लॉयर थी श्रीमती कपिला हिंगोरानी, और इनको जो है इस जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की मां भी कहा जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें तो अनुच्छेद 32 है, 39A है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 226 यानी कि 226 अनुच्छेद है। बात क्लियर हो रही। अब देखिएगा कि कुछ इसके और नाम भी हैं, यानी कि SAL, तो इसको कहते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन। दूसरा नाम इसका SIL यानी कि सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी है। तीसरा नाम CAL यानी कि क्लास एक्शन लिटिगेशन भी है। तो इसके 3 नाम भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो प्लीज। सबसे पहले तो साहब ये संविधान में तो इसका कहीं विवरण था नहीं, तो साहब ये गैर संवैधानिक है और न्यायपालिका का आविष्कार है। और अगर एक बार को ये रिट दायर कर दी ना तो फिर वापस नहीं ली जा सकती। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि PIL जो है कभी भी प्राइवेट संस्था के अगेंस्ट नहीं होती है। हाँ, अगर गवर्नमेंट बॉडी के साथ साथ अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी शामिल है तो फिर उसमें प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट भी होगी। अच्छा, थोड़ा सा जनहित याचिका शब्द अमेरिकी न्याय शास्त्र से जो है ये डेवलप हुआ है। अगर इस पर विस्तृत करेंगे, क्योंकि हमको जितना नीड है या और डीप अगर आप लोग जानकारी करना चाहेंगे तो फिर हम कीवर्ड्स नहीं, फिर एक प्रॉपर इस पे लेक्चर लेकर के आएंगे साथियों। कुछ जनहित याचिकाएं महत्वपूर्ण हुई, इन पर जानकारी करते हैं, जानते हैं कि साहब कौन कौन सी जनहित याचिकाएं हैं और उनमें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय लिए, क्या डायरेक्शंस दिए, क्या दिशा निर्देश दिए। महेश चंद्र मेहता बनाम भारत संघ, यूनियन लिखा आता है दोस्तों, केंद्र सेंटर, संघ और केंद्र ये दो शब्द अलग अलग हैं।
तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अब परंपरा में केंद्र सरकार बोल देते हैं, कहीं संघ सरकार, तो संवैधानिक शब्द संघ सरकार ही है। वो प्रयोग की दृष्टि से एक अलग विषय है, तो थोड़ा सा टेक्निकली कभी बात कर लेंगे। तो 1988 में क्या हुआ साहब, 168 प्रदूषण करने वाली जो कंपनी थी वो दिल्ली के रिहायशी इलाके में चल रही थी। तो महोदय फिर क्या हुआ, जजमेंट में बोले साहब इस इलाके से इनको बाहर किया गया। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ का केस है, वो पोल्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए है साथियों। एक अगला केस विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है, बड़ा चर्चित है, आप लोगों ने दूसरे प्लेटफार्मों से इसको पढ़ रखा होगा, महत्वपूर्ण है साथियों। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि साहब अगर कार्यस्थल पर यानी कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध है साहब, और इसमें एक्ट भी डेवलप हुए हैं, तो अब आप लोग इसको लिंक कर लेंगे कहीं न कहीं से, क्योंकि फिर हम लिंक करेंगे तो फिर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप समझ गए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का जो है ये महत्वपूर्ण जजमेंट है माननीय उच्चतम न्यायालय का। अगला जजमेंट है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ है, ये बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई, 1984 का है साथियों। लेटेस्ट में आते हैं, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 का है। इंपॉर्टेंट है साथियों, जरा इस पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए साथियों क्योंकि जो 66A आईटी एक्ट को जो फिनिश किया गया है ना, वो इसी जजमेंट में श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ, ये 2015 का जजमेंट है। तो पहले हम लोग एफआईआर में 66 आईटी एक्ट लिखते थे, क्योंकि अब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जो है इस एक्ट में इस सेक्शंस को फिनिश किया गया है साथी। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अगला है बेटा 16 जो है वो नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ। तो इसमें क्या हुआ साहब, नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी यानी कि NLSA, शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं NLSA। इसमें साहब ट्रांसजेंडर जो है, थर्ड जेंडर यानी कि जो है उनको तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई, और एजुकेशन से लेकर के जॉब्स से लेकर के सारी चीजों में उनके लिए रिजर्वेशन और आरक्षण और उनके वेलफेयर और जन कल्याण की बात कही गई। तो आशा करता हूं ये जनहित याचिकाएं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी साथियों। यदि और डीप और डिटेल में कंटेंट की नीड है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, फिर अगली बार को जो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो है, अगर इसमें और डीप नॉलेज की अगर आप लोगों को आवश्यकता है, मेरे अकॉर्डिंग यूपीएसआई के पॉइंट पे, चूंकि आप अदर प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा डीप नॉलेज की आवश्यकता है तो फिर मैं डिटेल में इस पर जाऊंगा और लेकर के आने का प्रयास करूंगा, और कंटेंट को विस्तृत रूप से, ऐसा मेरा अपना दिल करेगा। और आप लोगों पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा, आप लोग जितना मोटिवेट करेंगे उतना प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जो साथी लोग हैं उनको बताएंगे कि थोड़ा सा कंटेंट और डीप तैयार करो, फिर और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी जो अंतिम मोटो है, जो इच्छा है, जो उद्देश्य है, वो आपका चयन है। आपका सिलेक्शन हो जाए मुझको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके चयन से आपका परिवार और आपके जितने भी लोग हैं उनको सबको अच्छा लगेगा, और जब सारे लोग खुश होंगे, आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनेंगे, तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बात साथियों, आपका जो है सहयोग और कोऑपरेशन से ही इस सिस्टम को रन करना है, क्योंकि डायरेक्शन आप ही डिटरमाइन करेंगे कि सर इसमें ये चीज ऐड करिएगा, ये चीज ऐड करिएगा, और जैसा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसी तरीके से चीजें ऐड करके आपको मिलेगी साथियों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप हमारे लिए इतना समय दिए, और कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस, ये कम्युनिटी सभी के लिए, सभी के लिए। और मेरा नाम संजीव है,
और यूपीएसआई सिलेक्टेड 2015। तो मेरा बैच है, ये परिचय देना थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चनिंग में ये चीज़ें आए कि ठीक है कि सर कम से कम अपना बैच तो बता दीजिए कि आप अगर सब इंस्पेक्टर है तो आपका पीएनओ क्या है, आप किस बैच के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 15 बैच है साथियों। तो आशा करता हूं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो फिर एक बार अगेन आपका वेलकम, आपका स्वागत, और आपके सजेशंस जो है वो एक्सेप्टेड बाय हार्ट। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।